किसी प्रोग्रामिंग भाषा के रूल्स जानना ही काफ़ी नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि हम सिंटैक्स तो सीख लेते हैं, सारे कीवर्ड्स, सारे नियम हमें पता होते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल प्रॉब्लम सामने आती है तो हम अटक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। ये जो कमी है वो भाषा की नहीं, बल्कि असल में लॉजिक की है, सोचने के तरीके की है। तो आइए देखते हैं कि हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम भाषा और लॉजिक के बीच के फर्क को समझेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर असल में कोड को पढ़ता कैसे है। इसके बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे, पहला कंपाइलर पैराडॉक्स। फिर हम देखेंगे कि कोड वक्त के साथ कैसे बदला है, और आखिर में हम प्रोग्रामिंग के भविष्य पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, भाषा बनाम लॉजिक। देखिए, सिर्फ शब्दों को जानना ही काफी क्यों नहीं है। यही वो सवाल है जिसका जवाब कई डेवलपर्स ढूंढते हैं। वो भाषा के सिंटैक्स में तो माहिर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है उन्हें लगता है कि वो कहीं फंस गए हैं, भले ही उन्हें भाषा के सारे नियम पता हों। इसे ऐसे समझिए, एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखना किसी नॉर्मल भाषा के शब्द और ग्रामर सीखने जैसा है। आपको पता है कि कौन सा शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है, ये है सिंटैक्स। लेकिन असल स्किल जो है वो है लॉजिक बिल्डिंग, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक पूरा ढांचा तैयार करना। भाषा तो सिर्फ एक औजार है, एक माध्यम। असली काम तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलिए इस बात को एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम से समझते हैं। चुनौती ये है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी, और हमें इनकी वैल्यूज को आपस में स्वैप करना है, यानी बदलना है। लक्ष्य है कि ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए। तो पहली नज़र में जो सबसे सीधा तरीका दिमाग में आता है वो कुछ ऐसा होता है, ए की वैल्यू बी में डाल दो और फिर बी की वैल्यू ए में डाल दो। ये काफ़ी सीधा और सरल लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ी छिपी है। जब हम इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप चलाकर देखते हैं, जिसे ड्राई रन कहते हैं, तो प्रॉब्लम साफ नजर आती है। देखिए, पहले स्टेप में जब हम a इज इक्वल टू बी करते हैं तो a की वैल्यू 20 हो जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में a की जो ओरिजिनल वैल्यू थी यानी 10, वो हमेशा के लिए खो जाती है। अब जब हम दूसरा स्टेप करते हैं b इज इक्वल टू a, तो b को भी a से 20 ही मिलता है। नतीजा, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 20 हो जाती है, जो कि हमारा लक्ष्य नहीं था। तो इसका सही सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक तीसरे टेम्पररी वेरिएबल का इस्तेमाल करना। हम पहले a की वैल्यू को इस तीसरे वेरिएबल, मान लीजिए c में, सेव कर लेते हैं। अब a की ओरिजिनल वैल्यू सुरक्षित है। इसके बाद हम b की वैल्यू a में डालते हैं और आखिर में c में रखी हुई a की पुरानी वैल्यू को b में डाल देते हैं। देखिए, सिंटैक्स तो वही है, असाइनमेंट ऑपरेटर का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो लॉजिकल अप्रोच है उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ना कि सिर्फ सिंटैक्स ने। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि लॉजिक ही सब कुछ है। पर अब सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर हमारे लिखे हुए कोड को, हमारे लॉजिक को असल में समझता कैसे है। चलिए टेक्स्ट से स्ट्रक्चर तक के इस सफर को देखते हैं। जब हम कोड देखते हैं तो हमें शब्द और सिंबल्स दिखते हैं, जैसे x = y+5। लेकिन एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसे सिर्फ टेक्स्ट की तरह नहीं देखता, उसके लिए ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो कोड में से ऐसी चीजों को हटा देता है जो हम इंसानों को समझने में मदद करती हैं, जैसे कि पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स या सेमीकोलन। इन्हें हटाने के बाद उसे कोड का असली कोर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इस कोर स्ट्रक्चर से वो एक खास तरह का डेटा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, या शॉर्ट में AST। ये ट्री, ये पेड़ जैसी संरचना प्रोग्राम के लॉजिक को ही दर्शाती है। तो हमारे x = y+5 वाले उदाहरण में ये ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे ऊपर होगा इक्वल टू का साइन, उसकी एक ब्रांच पर x होगा और दूसरी ब्रांच पर प्लस का साइन, जिससे y और 5 जुड़े होंगे। यही AST वो ब्लूप्रिंट है जिसके आधार पर कंप्यूटर आगे काम करता है। ये प्रोग्राम के लॉजिक को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देता है जिससे मशीन आसानी से समझ सकती है और एग्जीक्यूट कर सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार और गहरा सवाल उठता है। अगर कंपाइलर भी एक प्रोग्राम ही है, तो दुनिया का सबसे पहला कंपाइलर किस भाषा में लिखा गया था? ये तो वही मुर्गी और अंडे वाली पहेली हो गई। सोचिए, अगर एक कंपाइलर का काम कोड को ट्रांसलेट करना है, तो एक बिल्कुल नई भाषा के लिए पहला कंपाइलर कैसे बना होगा? क्योंकि उस कंपाइलर को बनाने के लिए भी तो एक कंपाइलर चाहिए। ये एक क्लासिक पैराडॉक्स है। इस पहेली का जवाब एक प्रोसेस में छिपा है जिसे बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं।
इसे ऐसे समझिए, सबसे पहले आप एक पहले से मौजूद भाषा, मान लीजिए लैंग्वेज Y का इस्तेमाल करके अपनी नई भाषा यानी लैंग्वेज X के लिए एक बहुत ही सिंपल सा इंटरप्रेटर बनाते हैं। अब आप अपनी नई भाषा यानी लैंग्वेज X में ही उसी का एक पूरा कंपाइलर लिखते हैं। फिर आप स्टेप 1 में बनाए गए इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करके स्टेप 2 में लिखे गए कंपाइलर को चलाते हैं। और बस अब वो कंपाइलर इतना कैपेबल हो जाता है कि वो खुद को ही कंपाइल कर सके। इसे कहते हैं सेल्फ होस्टिंग। कंपाइलर बन गया, भाषा तैयार हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रोग्रामिंग भाषाएं पत्थर की लकीर नहीं होती। वो समय के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं। और ये जो विकास की प्रक्रिया है, ये डेवलपर्स के लिए असल दुनिया में कई चुनौतियां लेकर आती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पाइथन 2 से पाइथन 3 में हुआ ट्रांजिशन। 2008 में जब पाइथन 3 रिलीज हुआ तो वो बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं था। इसका मतलब ये था कि पाइथन 2 में लिखा गया कोड पाइथन 3 पर नहीं चल सकता था। डेवलपर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उन्हें अपने लाखों करोड़ों लाइंस के कोड को अपडेट करना था। और दिलचस्प बात यह है कि डेटा देखने पर पता चलता है कि कई सालों तक, यहाँ तक कि पाइथन 2 का सपोर्ट खत्म होने के बाद भी, कई डेवलपर्स ने पाइथन 3 के नए फीचर्स को पूरी तरह अपनाने के बजाय ऐसा कोड लिखना जारी रखा जो पाइथन 2 और 3 दोनों के साथ कंपैटिबल हो। उन्होंने एक तरह से भाषा के एक छोटे सीमित हिस्से में ही काम करना चुना। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? वो ये है कि किसी भाषा का विकास सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तकनीकी रूप से क्या बेहतर है। ये एक मानवीय प्रक्रिया भी है। इसमें स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी जैसी प्रैक्टिकल ज़रूरतें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हमने भाषा, लॉजिक, कंपाइलेशन और विकास को समझा, और इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों की समझ हमें प्रोग्रामिंग के भविष्य को देखने की ताकत देती है, जहां ये सिद्धांत इनोवेशन से मिलते हैं। आज जो नए ट्रेंड्स हम देख रहे हैं वो सब इन्हीं कोर प्रिंसिपल्स पर बने हैं, जैसे कि रस्ट जैसी भाषाएं जिन्हें मेमोरी सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, या फिर वेब असेंबली जो वेब ब्राउज़र में नेटिव जैसी स्पीड देता है। ग्रीन कोडिंग का कॉन्सेप्ट है जो एनर्जी एफिशिएंट भाषाओं पर जोर देता है। और हाँ, AI इंटीग्रेशन, जिसके लिए भाषाएं लगातार विकसित हो रही हैं ताकि मशीन लर्निंग डेवलपमेंट और आसान हो सके। जैसा कि ये कोड कहता है, प्रोग्रामिंग भाषाओं का भविष्य एक रोमांचक और गतिशील क्षेत्र है जो अभूतपूर्व दर से विकसित हो रहा है। तो ये तो तय है कि चाहे वो नई भाषाएं हों या सोचने के नए तरीके, हमारे टूल्स हमेशा बदलते रहेंगे। तो असली ताकत किसी एक भाषा या टूल में महारत हासिल करने में नहीं है। असली शक्ति है उन बुनियादी सिद्धांतों को समझने में जो इन सभी टूल्स को बनाना संभव करते हैं। भाषा सिर्फ एक औजार है, लॉजिक वो ब्लूप्रिंट है जिससे भविष्य बनता है।